नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। सपा एमएलसी ने केजरीवाल पर लगाया बीजेपी और आरएसएस से मिली भगत का आरोप, का भारतीय संविधान का ज्ञान नहीं। हेड स्पीच मामले में सजा, जुर्माना और जमानत। आजम खान बोले, मैं इंसाफ का कायल हो गया। रेलवे के फैसले से लखनऊ से दिल्ली का सफर हुआ महंगा, 3 गुना बढ़े टिकटों के दाम। ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई पूरी, 8 नवंबर को आएगा वाराणसी कोर्ट का फैसला। साइकिल में फंस गई सांड की गर्दन, पहलवानों की तरह दी पटखनी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि यूपी के बलिया में समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नोटों पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। बता दें, उन्होंने केजरीवाल के महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ ही गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीरें लगाने के बयान पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि सपा एमएलसी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल को ना तो भारतीय संविधान का ज्ञान है, ना पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान का सम्मान करते जानते हैं। और बता दें, सपा नेता का केजरीवाल पर हमला यही नहीं रुका, उन्होंने केजरीवाल पर बीजेपी और आरएसएस से मिली भगत का आरोप भी लगा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केजरीवाल वही बोल रहे हैं जो आरएसएस उनसे बुलवा रही है। उसी बलिया में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में आजम खान के हेड स्पीच मामले में कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के सवाल पर कहा कि न्यायपालिका के किसी निर्णय पर मैं कभी कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं कोई कोर्ट का एडवोकेट रहा हूं क्या? न्यायपालिका का निर्णय सर्वोपरि होता है, उसका जो भी निर्णय होता है और जो निर्णय आता भी है उसका सम्मान पूरी तरह से किया जाता है। दरअसल बीते दिनों आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दीपावली के पूजन के दौरान मन में एक भाव आया कि भारतीय करेंसी के ऊपर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीरें हो सकती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, उसके लिए बहुत सारे उपाय की बहुत ज्यादा जरूरत है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने हेड स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और 3 साल के लिए जेल की सजा के साथ 25,000 का जुर्माना भी लगाया। हालांकि सजा के ऐलान में कुछ ही समय बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई और कोर्ट के बाहर आकर आजम खान ने पहला बयान दिया। आजम खान ने कहा, मैं बेल पर हूं, इंसाफ का कायल हो गया हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं, अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लड़ाई जारी है और अभी कानूनी रास्ते खुले हैं, अब ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। आजम खान को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है। जानकारी के लिए बता दें आपको कि विधानसभा में सदस्यता पाने का नियम है कि विधायक पर कोई ऐसा बड़ा मुकदमा ना हो जिस पर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सके। अगर ऐसा होता है तो विधायक की सदस्यता तय समय के लिए रद्द कर दी जाती है और खाली हुई विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। आजम खान पर 6 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और ये आजम खान के राजनीतिक करियर में एक बड़ा रोड़ा है और यूपी निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी बाधा भी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान आजम खान मेलक विधानसभा के एक गांव में जन संबोधन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन डीएम प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया था जो अमर द्वितीय थी। और बता दें, इसके लेकर 27 जुलाई 2019 को बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 3 साल बाद इस मामले में आजम खान को दोषी पाया गया और उनका राजनीतिक करियर संकट में चल रहा है फिलहाल के लिए। दीपावली के त्योहार के बाद लखनऊ से दिल्ली तक ट्रेन का सफर 3 गुना तक महंगा हो गया है। त्योहार खत्म होने के बाद टिकटों को लेकर ऐसी मारामारी हुई कि वेटिंग के लिए भी एक लंबी कतार लग गई और यात्रियों को तय किराए से कहीं ज्यादा पैसे देकर सफर करना पड़ा। तेजस
शताब्दी एक्सप्रेस राजधानी से दिल्ली जाने वाली यात्रियों को ट्रेन में सफर करने के लिए 3 गुना ज्यादा किराया देना पड़ा। आमतौर पर इन ट्रेनों में 800 से 1100 रुपए तक का किराया होता है, लेकिन फ्लेक्सी किराया लागू होने के चलते यात्रियों को 2500 रुपए देकर यात्रा करनी पड़ी। और दरअसल भारतीय रेलवे ने अपनी कुछ ट्रेनों में फ्लेक्सी किराया लागू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे टिकटों की बुकिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे किराया भी महंगा होता जाता है। और त्योहारों के दौरान अक्सर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होता जाता है। ऐसे में रेलवे इस सफर का फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करती है। और बता दें, दीपावली का त्योहार होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग अपने घर गए हुए थे, और तो ऐसे में वापसी के समय अचानक से रेलवे टिकटों की मांग बढ़ गई और दिवाली मनाने के बाद दिल्ली और मुंबई वापसी के लिए सीटों की मारामारी शुरू हो गई। वेटिंग में भी लंबी लाइन लग गई और जहां मुंबई की ट्रेनों में वेटिंग का आंकड़ा 144 तक पहुंच गया, तो वहीं दिल्ली की ट्रेन के लिए 125 तक की वेटिंग देखी गई। और ट्रेन में लंबी वेटिंग के साथ हवाई किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। बता दें, त्योहार के बाद लखनऊ से मुंबई जाने के लिए पुष्पक एक्सप्रेस, गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, शताब्दी चेयर कार, एसी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल के अलावा कैफियत वैशाली, राजधानी, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, दिल्ली एक्सप्रेस आदि ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों के साथ हवाई किराया भी बढ़ा दिया गया है। वाराणसी के जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के मुताबिक अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है और भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का केस सुनने योग्य है या नहीं, इसको लेकर सुनवाई होगी। गुरुवार 27 अक्टूबर को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी। इस मामले में हिंदू पक्ष की बहस 15 अक्टूबर को पूरी की गई और 27 अक्टूबर को जज सीनियर डिवीजन ने फैसले की तारीख रख दी। हालांकि अब मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर तक टाल दी गई है। एक तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मामला सुनने योग्य है क्योंकि यह तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट का है कि मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है कि केस सुनने योग्य नहीं है क्योंकि ज्ञानवापी वक्फ की संपत्ति है या दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951 लागू होता है। ऐसे में सिविल कोर्ट के इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें आपको कि मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने से शिवलिंग रूप की आकृति मिली थी। हिंदुओं की मांग थी कि इस कथित शिवलिंग पर उन्हें पूजा का अधिकार मिले और गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए वहां पर। इसके अलावा परिसर का पूरा अधिकार हिंदुओं को ही सौंपा जाए। सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं। ऐसे में कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन दिनों एक ऐसे फनी वीडियो जिन्हें देख यूजर्स को अपनी हंसी काबू में करना मुश्किल हो जाता है और रोमांचित कर देने वाली हैरत अंगेज वीडियो यूजर्स को बहुत ज्यादा पसंद भी आती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कोई दंग रह गया और वीडियो में एक सांड को देखा जा सकता है जो कि खाने की तलाश के दौरान साइकिल के फ्रेम में अपनी सिर घुसाता देखा जा सकता है, जिसके बाद साइकिल उसके गले में फंस जाती है और उसे इस छुटाने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करते हुए देखा जा सकता है वीडियो में। बता दें, दरअसल सोशल मीडिया पर हर किसी का तेजी से ध्यान खींच रहा यह वीडियो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना डोकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में गले में साइकिल फंसने से परेशान सांड इधर उधर भागता देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण ने बड़ी मुश्किलों से सांड की गर्दन से साइकिल निकाली। वीडियो में सांड गले में फंसी साइकिल को पहलवान की तरह पटकनी देते भी देखा जा रहा है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख यूजर्स अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और बता दें कि वीडियो को खबर लिए जाने तक 1,28,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं अब तक। इसके साथ ही सांड की मदद करने के बजाय वीडियो बना रहे लोगों को देख यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। एक यूजर ने कमेंट में लिख दिया है कि शर्म आनी चाहिए, बेजुबान तकलीफ में है और लोग मस्ती कर रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हा? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में मामूली बात पर हत्या कर देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां साथ काम करने वाले एक दोस्त ने बैनर पर तस्वीर नहीं लगाने से नाराज होकर दूसरे दोस्त के 4 साल के बेटे की गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है और छत्ता की पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुकन्या शर्मा ने बताया है कि भंडारे और अन्य आयोजन का ठेका लेने वाले बबलू ने एक बैनर में अपने साथ काम करने वाले जिगरी दोस्त बंटी की तस्वीर नहीं लगाई, तो इसकी वजह से वो नाराज हो गया। सुकन्या ने बताया कि जेल से छूटे अपने दोस्त टिंका की मदद से बंटी ने साजिश रची और बबलू के 4 साल के बेटे गोल्डी का अपहरण कर लिया और दिवाली के दिन कथित तौर पर उसे गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि उसने दिवाली का दिन इसलिए चुना क्योंकि खुशी के मौके पर वो बबलू के परिवार को रोता बिलखता देखना चाहता था। पुलिस ने बंटी और टिंकी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है फिलहाल के लिए। उन्होंने बताया है कि दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है और जिसे गोली लगी थी उसे तमंचे को भी बरामद कर लिया है। बता दें कि हत्या की इस वारदात से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची थी और मौके के पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और दिल दहला देने वाली इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। मेरठ में दिल्ली रोड पर रैपिड मेट्रो की सुरंग के निर्माण की वजह से जमीन का कुछ हिस्सा धंसने से टेंशन बढ़ गई है। दीपावली पर सड़क धंसने के बाद वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई और जहां सड़क धंसी वहां बैरिकेडिंग करके रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। सड़क धंसने की घटना को 3 दिन हो चुके हैं जिसके बाद भी रास्ता दुरुस्त नहीं हो पाया है। सुरंग के खुदाई के दौरान सड़क धंसने के कारण आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों को यह चिंता सता रही है कि सुरंग के कारण उनकी पुरानी बिल्डिंग जमींदोज ना हो जाए। दरअसल टनल निर्माण के दौरान सड़क धंसने के कारण केसरगंज के लोगों को चिंता सता रही है। वहीं दिल्ली मेरठ रोड पर 70 फीट गहरा गड्ढा होने के कारण आम लोगों की भी चिंता बढ़ गई है और रोड धंसने के कारण कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया और रोड डाइवर्ट होने से वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई और जिससे उनको ऑफिस और कामकाज पर जाने में परेशानी हो रही थी लोगों को। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने देश की पहली रीजनल रेल का शिलान्यास किया था। एनसीआरटी की RRTS यानी देश की पहली रीजनल रेल का निर्माण स्पीड से चल रहा है। मेरठ से दिल्ली 82 किलोमीटर का ट्रैक बना जा रहा है और रैपिड के दिल्ली से मेरठ तक 24 स्टेशन होंगे और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड रेल चलेगी और इसमें 8 लाख लोग रोजाना सफर कर सकेंगे। और रैपिड के ट्रैक पर मेरठ में मेट्रो भी चलेगी जिसका ट्रैक 21 किलोमीटर का होगा और उसमें 13 स्टेशन होंगे। इस 42 किलोमीटर ट्रैक में 70 किलोमीटर एलिवेटेड है और
12 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। और बता दें इनमें गांधी बाग से बेगमपुल तक 770 मीटर की पहली टनल यानी कि सुरंग का काम मात्र 4 महीने में पूरा कर लिया गया है। नोएडा के सेक्टर 12 में आतिशबाजी जलाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हो गई। पटाखे चलाने को लेकर रात सेक्टर 12 में दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हो गई और लाठी डंडे भी चल गए। कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई। सूचना पर पहुंची नोएडा पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उसके बाद उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र 24 से सेक्टर 12 इलाके का 11 सेकंड का 2 वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें कुछ युवक एक घर में पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। एक वीडियो में युवक और वहां मौजूदा लोगों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट हो रही है। वीडियो में कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं जो गाली गलौज कर रही हैं। वीडियो में दोनों और से पत्थरबाजी हो रही है और खूब लाठी डंडे चल रहे हैं। इसी के साथ पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। नोएडा सेक्टर 24 के थाना प्रभारी ने बताया कि पटाखा जलाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद ये घटना शुरू हो गई। इसके साथ ही कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। इस घटना में घटना का वीडियो दोनों पक्ष की ओर से बनाया गया था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। देश भर में भाई बहन के आपसी प्यार और स्नेह का प्रतीक त्योहार भाई दूज मनाया जा रहा और इस अवसर पर बहनें अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना कर रही। संगम नगरी प्रयागराज में भी इसी त्योहार को पूरी आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। इस मौके पर बहनें टीका और अक्षत लगाकर भाइयों की आरती उतार रही, वहीं अपने हाथों से मिठाई और खीर खिलाकर उनकी लंबी उम्र की और सलामती की कामना कर रही। तो भाई भी उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और बहनों को स्नेह और आशीर्वाद के साथ तोहफे भी दे रहे हैं। परंपराओं के मुताबिक भाई बहन इस खास मौके पर एक साथ मिलकर यमुना नदी में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और सुबह से ही यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के आने का तांता लगा हुआ था और लोग यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। मान्यता है कि भाई दूज पर जो भी भाई यमुना में डुबकी लगाने के बाद अपनी बहन के घर जाकर उसे खुश करता है, उसे ना तो अकाल मौत का सामना करना पड़ता है और ना ही नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। यमुना और यमराज की कथा जुड़ी होने से भैया दूज को यम द्वितीय के नाम से भी मनाया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में यमुना नदी के साथ ही पूरे यम परिवार की मौजूदगी की वजह से यहां भैया दूज का विशेष महत्व है। इस मौके पर यहां यमुना के घाटों पर स्नेह करने वालों की काफी भीड़ होती है और भव्य मेला भी लगाया जाता है। और बता दें यहां सुबह से ही यमुना विभिन्न घाटों पर हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे। हालांकि इस बार भैया दूज का त्योहार 2 दिन तक मनाया गया है। भाई दूज के त्योहारों के साथ ही दीपावली पर पड़ने वाले 5 पर्व का समापन भी हो जाता है। गाजियाबाद में ढाबे के सामने पार्किंग विवाद में रात को 35 वर्षीय युवक वरुण की ईंट से मारकर हत्या कर दी गई और यह घटना टीला मोड़ के भोपरा इलाके की बताई जा रही है। वरुण जामली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पिता दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा हैं। युवक की मौत पर परिजन ने न्याय की मांग करते हुए थाने के बाहर हंगामा कर दिया और भोपरा इलाके में कुछ युवक ढाबे पर खाना खाने गए हुए थे। खाना खाने के बाद वो लोग बाहर आने लगे, वो लोग गाड़ी निकालने लगे और लेकिन वरुण की गाड़ी ऐसे पार्क की गई थी जिसकी उनके कार का गेट नहीं खुल रहा था। इसी बात पर उनके बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। दूसरे पक्ष ने वरुण पर ईंट से हमला कर दिया। वरुण को लगी चोट इतनी गहरी थी कि अस्पताल पहुंचाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजन ने घटना के बाद थाने पर जमकर हंगामा किया और बता दें कि भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद आसपास के थाने से फोर्स बुलाई गई और इस घटना को लेकर पुलिस का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई जिसमें घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5
टीमों की गठित कर दी गई है। और एसपी सिटी ने कहा है कि 25 अक्टूबर को रात 9 बजे लोनी रोड पर हेल्प किचन के सामने दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। दो पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के वरुण नाम के एक व्यक्ति को ईंट मारकर घायल कर दिया गया। वरुण के अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। वरुण जावली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों की तहरीर मिलने के बाद उचित धारा मामला दर्ज कर लिया गया है। 5 टीमों को गठन कर लिया गया है। जल्दी मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर हो। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि कभी अपना दल के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता हेमंत चौधरी ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का पूर्वांचल के बस्ती की धरती से बिगुल फूंकते हुए सीधे तौर पर कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अपनी एक नई पार्टी बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे और अपना दल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। बता दें कि बस्ती में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अपना दल के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित करने का प्रयास किया गया। अपना दल युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हेमंत चौधरी ने 10 दिन पहले ही पार्टी की गतिविधियां और आलाकमान नेताओं के व्यवहार से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाने के लिए पहला कदम शुरू कर दिया है। अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में वो इन दिनों को सबूत के साथ एक्सपोज करेंगे कि वो किस तरीके से लोग कार्यकर्ता का दहन कर रहे हैं। और साफ तौर पर हेमंत चौधरी ने आरोप लगाया कि पूर्व में चुनावों में पार्टी ने करोड़ों रुपए टिकट को बेचा और अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया। हालात अब पार्टी के ऐसे हो गए हैं कि अनुप्रिया पटेल का पैर छूने के लिए भी नए कार्यकर्ताओं को 1 लाख तो पुराने कार्यकर्ताओं को 26,000 का रसीद कटवाना पड़ता है। यूपी के पूर्वांचल की सियासत में अपनी धमक दिखाने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की नजर अब बिहार पर टिक गई है। बता दें कि पटना में पार्टी की ओर से सावधान महारैली का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के सभी प्रमुख नेता और
हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे और सितंबर में पार्टी की तरफ से यूपी में सावधान यात्रा की शुरुआत की गई थी। सावधान यात्रा यूपी के सभी जिलों से होती हुई पटना पहुंच गई और पार्टी के स्थापना दिवस पर इस सावधान यात्रा का समापन पटना में किया गया और सावधान महारैली निकाली गई। कहा जा रहा था कि जो यात्रा हुई, जो रैली होने वाली है, उसका उद्देश्य यूपी और बिहार की साझा समस्याएं, मांगों को जनता के बीच उठाकर उसे आगामी चुनाव के बारे में मशक्कत भूमिका को लेकर सावधान करना। फ्री इलाज, युवाओं को रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, जनता के उत्थान के लिए जो सियासी दल काम करे, जनता को उसको वोट करना चाहिए और आदि बातें रैली के जरिए तो की। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर ओपी राजभर, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध सकते हैं। और बता दें कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना खुद करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाई है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर यूपी विधानसभा का चुनाव सपा के गठबंधन कर लड़े थे, लेकिन गठबंधन सत्ता नहीं पहुंच पाई और उसका ठीकरा उन्होंने सपा पर फोड़ दिया। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के चुनाव में सपा प्रत्याशियों के हार के बाद से राजभर ने खुलकर अखिलेश यादव के कॉलोनी कमरे की राजनीति को लेकर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। ये अखिलेश यादव को नागवार गुजरा और उन्होंने राजभर से गठबंधन तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देर रात दो गुटों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा, जिसके बाद दोनों गुटों में गोलियां चल गईं और इस घटना में 3 लोगों को गोली लग गई और जिससे वो घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना लखनऊ के मंडियाव इलाके की बताई जा रही है। एसडीसीपी अभिजीत आर शंकर ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 4 युवा का समर, अभिलाष, धीरज और अमन अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए थे। इस दौरान करण नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरा और करण ने वहां खड़े 4 दोस्तों को देखते हुए उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया और जिसके बाद दूसरे गुट के युवक ने भी जवाब दिया, जिसके आपस में मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों गुटों को लोग मौके पर पहुंचे और बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। एसडीपी ने पूर्व कहा कि इस झगड़े के बाद करण और उसके दोस्त ने दूसरे गुट पर गोलियां भी चलाई और जिससे दूसरे गुट के 3 युवक घायल हो गए। ये गोलियां देसी हथियार से चलाई गई थी और एसडीसीपी के मुताबिक दोनों गुटों के बीच करीब 3 साल पहले इलाके में उनके वर्चस्व को लेकर दुश्मनी शुरू हुई थी। तभी से दोनों के बीच तनाव चल रहा था और तीनों घायल युवक को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। और बता दें, इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरठ में दिवाली की रात दबंगों ने तालिबानी अंदाज में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। कातिल इतने निर्दयी निकले कि उन्होंने युवक की आंखें तक फोड़ डाली और सुबह मरणसन हालत में वो ग्रामीणों को मिला और परिजन और ग्रामीण युवक को अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी देहात सिंह ने बताया कि कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। एसपी देहात सिंह ने बताया कि इस मामले में परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए गांव के रहने वाले 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र के जलालपुर निवासी विजेंद्र अपने ही गांव के ही रहने वाले 2 भाइयों सोनू और सचिन के खेतों पर मजदूरी करता था। परिजनों के मुताबिक मृतक विजेंद्र मूक बहादुर था और दिवाली की रात सोनू और सचिन गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ विजेंद्र को घर से बुलाकर ले गए थे और देर रात तक विजेंद्र घर वापस नहीं लौटा। उधर तड़के खून से लथपथ विजेंद्र के तड़पते हुए ग्रामीणों ने देखा तो उनके होश उड़ गए और मामले की जानकारी मिलते ही विजेंद्र के परिजनों में कोहराम समझ गया और परिजनों और ग्रामीण घायल विजेंद्र को लेकर थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही विजेंद्र की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी देहात सिंह, कई थानों की फोर्स और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच पड़ताल की गई। बताया जाता है कि कातिलों ने धारदार हथियार से विजेंद्र की हत्या की थी। विजेंद्र के शरीर पर चोट के कई निशान थे और इसके साथ ही उसकी आंखों को भी नुकीली चीज से फोड़ दिया गया था और शव को देखते ही पुलिस के भी होश उड़ गए।
राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लोनी क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है। वारदात सरेआम अंजाम दी गई है और बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक का नाम वरुण बताया जा रहा है और अपने परिजनों के साथ लोनी की जावली में रहने वाला वो बताया जा रहा है। वरुण के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। पिता दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं और बेरहमी से पीट कर हत्या की वारदात बताई जा रही है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में टीला मोड़ थाना अंतर्गत लोनी रोड पर वारदात को अंजाम दिया गया। वरुण कार में अपने दोस्तों के साथ सब एक ढाबे पर खाना खाने गया हुआ था। बताया जा रहा है कि एक और कार खड़ी हुई थी, तो दोनों कार इस तरीके से खड़ी कर दी गई थी कि अगल बगल इस तरीके से खड़ी थी कि दरवाजा खुलने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट इतनी बढ़ गई कि उसमें वरुण की हत्या हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मस्त मास्क पहना रे तूने।